Hello everyone, welcome to Career Launcher, and this is Shashank, and today we are going to talk about IPMAT 2026, and we are already running a previous year question series, and we have already covered a lot of questions before, and today we are going to talk about previous year questions 2023. So we have picked up a few questions of 2023. Now let's start. So what does this first question says? Now question says that a, b, c, d are positive integers such that a plus b plus c plus d is equal to 2023. Okay. Now it is given to us that it is a plus b plus c plus d and that is equal to 2023. Okay. Now what this question is saying, a is to b is 2 is to 5. So I can directly figure out that a is equal to 2x and b is equal to 5x. And this is what ratio means. Now c is equal to 5y. These are not in the same ratios. These are in different ratios. So basically multiplication factors are going to be different. So d is going to be 2y. Now, so I can say a plus b is equal to 7x. C plus d is equal to 7y. Now that is equal to 2023. अब पूरा जो है वो 7 का मल्टीपल है, so I can say x plus y is equal to 2023 divide by 7, and it is going to be what? 7 2s are 14, 6 2, 7 8s are 56, 7 9s are 63. सो x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास आ गई, दैट इज 289. ये अपने पास x प्लस वाई का नंबर है. अब हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस सी, मतलब हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 2x प्लस 5y की. अब यहाँ पे अगर हम देखें कि x का कोएफिशिएंट छोटा है और y का कोएफिशिएंट बड़ा है, तो वैल्यू किसकी बड़ी? अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो हमारे पास वैल्यू किसकी बड़ी होनी चाहिए? डेफिनेटली हमारे पास y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए. सो हिसाब से अगर देखा जाए तो देखेंगे तो x 0 होना चाहिए, y 289 होना चाहिए. लेकिन अगर x 0 है सो 2x भी 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0. लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए x का 0 होना पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? दैट्स गोइंग टू बी 1. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y that is going to be 288. अब इसको सिंपली इधर पुट करना है and we are good to go. So my answer is going to be 2 into 1 plus 5 into 288. So ये कितना आ जाएगा? 2. ये हो जाएगा 1440. So 1442 is going to be the answer of this question. I hope everyone understood. सो बेसिकली जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हमेशा स्टार्ट तो बेसिक से ही करना है, आगे उसके बाद देखना ये देखेंगे कि मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए क्या जरूरत है. अगर इसी क्वेश्चन में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी जाती तो उस केस में x को मिनिमाइज करते और y को मैक्सिमाइज करते. ये चीज ध्यान रखनी है. उस टाइम x की वैल्यू 288 लेते और y की वैल्यू 1. अंडरस्टूड एवरीवन? यस? नो? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसका कंसेप्ट क्या है? काइंडली डू लेट मी नो एंड वी कैन आल्सो डिस्कस द कांसेप्ट्स इफ नीडेड. टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 21 लेस देन इक्वल टू a प्लस b प्लस c लेस देन इक्वल टू 25. अभी इसकी बात हो रही है, ठीक है. सो अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं तो मेरा यहाँ पे ये बनेगा कि a प्लस b प्लस c and that is equal to 21. दूसरा बनेगा a plus b plus c that is equal to 22. a plus b plus c that is equal to 23. a plus b plus c that is equal to 24. and a plus b plus c is equal to 25. So अपने पास टोटल 5 इक्वेशन है और अपन को पांचों इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए. तो एक बात ध्यान रखिए, इसका एक जो फॉर्मूला होता है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज पार्टीशन. इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पार्टीशन. और इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन एंड दैट इज इक्वल टू n. तो इसके जो होल नंबर सॉल्यूशन होते हैं, होल नंबर सॉल्यूशन जो गिवन होते हैं दैट इज n.
प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, होल नंबर सोल्यूशन अपने इतने होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर सोल्यूशन क्या होते हैं कि इसमें से एन, ये जो नंबर है 21, 21 में से 3 वेरिएबल हैं तो 3 माइनस कर दो। ये जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल, दैट इज फॉर होल नंबर सोल्यूशन, दैट इज फॉर होल नंबर सोल्यूशन। और अगर मैं नेचुरल नंबर सोल्यूशन की बात करूंगा सो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये नेचुरल नंबर सोल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, तो ये अपने हो गए नेचुरल नंबर सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलती करी है नेचुरल नंबर सोल्यूशन में, होल नंबर सोल्यूशन तो ठीक है। आर अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 21 में से 3 गया 18, 19, सो आई थिंक इट शुड बी n माइनस टू, शुड बी n माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 19c2, यहाँ पे आएगा 20c2, यहाँ पे आएगा 21c2, यहाँ पे आएगा 22c2, यहाँ पे आएगा 23c2। ये नेचुरल नंबर सोल्यूशन आएंगे। और NC2 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। NC2 का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो ये अपना होगा 19 इंटू 18 डिवाइड बाई टू, तो 19, ये कितना हो गया अपना 9, दैट इज गोइंग टू बी 171। ये हो गया 20 इंटू 19 डिवाइड बाई टू, सो ये हो गया 190। ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 21 इंटू 20 डिवाइड बाई टू, and this comes out to be what, that is going to be 210। so इन दोनों को मिला के तो 400 हो गया। नाउ इसके बाद क्या होगा, 22 इंटू 21 डिवाइड बाई टू, दैट इज 11, and this comes out to be 231। ठीक है, 23 इंटू 22 डिवाइड बाई टू, ये हो गया अपना 11, 253। सो ये टोटल आया अपना, सो 311 एंड दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 5। उसके बाद 5, 3 8, 15 और 1 16, 16 और what is it going to be, am I making some mistake, 23c2, this is going to be 3, this is 1, 171, this is going to be 90। सो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए 1400, 400 and this is going to be 483 plus 400 and that is going to be 883 plus 171, that is going to be sorry 484 and that is going to be 5, then 8 7 15 5 8 8 9 10। I'm making some mistakes somewhere here, let me figure that out। इसका जो solution है, I think I am missing out on this question, let me think over it for a moment। This, okay, I think I got my error, the formula is not this, I think I missed the formula। यहाँ पे जो formula है that is where I made the mistake, I was a little confused in the formula, that is the mistake that I shouldn't have made, but anyhow let's check this out, let's solve this। सो नेचुरल नंबर सोल्यूशन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज गोइंग टू बी n माइनस वन सी आर माइनस वन, सो इट इज गोइंग टू बी 20c2, 20
1C2, it is going to be 22C2, 23C2, and 24C2. And that is where I made the mistake. 20C2 we have already calculated, that is 190. 21C2 is going to be 231. 22C2, sorry, it is going to be 210. I think I'm rushing and making mistake again. Next number is going to be 231, and it is going to be 253. And next one is going to be 24 into 23 divided by 2. So it is going to be 12, 230, 276. So unit digit comes out to be 0, 9, 10, 13, 14, 14, and 12, 26, and it is going to be 11. So 1160 are going to be total number of solution. So yes, it's my bad, I made a mistake. That is the formula for the natural number of solution is going to be n minus 1, CR minus 1, not n minus 2. So that is where I was a little confused with this. लेकिन n minus 1, CR minus 1. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Now question is asking about what is the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial up to 95 factorial is divided by 50. ठीक है. So 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial. Now is it, I would say, is it a difficult question? I won't say that. 4 factorial plus 5 factorial. Now first of all you need to understand 15 is equal to 3 into 5. मतलब नंबर 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो डिविजिबिलिटी 0 हो जाएगी. सो बेसिकली 5 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 15. If 5 factorial is divisible by 15, then 6 factorial will also be divisible by 15. 7 factorial will also be divisible by 15. So all those numbers are going to be divisible by 15. So basically अपना जो रिमाइंडर आएगा वो केवल इन नंबर से आएगा. इसके अलावा आगे के सारे रिमाइंडर जो होंगे वो 0 होंगे. वो 95 की जगह 950 होगा तो भी आंसर सेम रहेगा. 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24. 30, 33. So divide 33 by 15. What is the remainder we will be getting? That is going to be 3. So answer of this question is going to be 3. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. Amisha can complete a particular task in 20 days. ठीक है. After working for 4 days, she fell sick for 4 days and resumed her work on the 9th day, but with half of her original work rate. So एक काम करते हैं, यहाँ पे अमीशा की ओरिजिनल वर्क रेट मान लेते हैं. वर्क रेट इज व्हाट? एफिशिएंसी. तो वर्क रेट इज व्हाट? वर्क रेट इज 2. इनिशियल वर्क रेट मान लेते हैं अमीशा की 2. ठीक है. और वो काम को 20 डेज में खत्म करती है. सो बेसिकली टोटल वर्क इज गोइंग टू बी 20 into 2, दैट इज गोइंग टू बी 40. तो उसकी उस टोटल वर्क आ गया 40. अब वो क्या हो रहा है कि वो पहले 4 दिन काम कर रही है. ठीक है. आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, तो 4 दिन में कितना काम करेगी? 8. ठीक है. नेक्स्ट 4 डेज वो अवेलेबल नहीं है. सो नेक्स्ट 4 डेज में कितना काम करेगी? 0. ठीक है. और उसके बाद शी कंप्लीट्स द टास्क इन 12 डेज. सो अगले 12 डेज में हाफ द एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है. मतलब कितना काम करेगी? 12. सो इसका मतलब उसने 20 काम किया और काम खत्म हो गया. इसका मतलब बाकी काम किसी और ने किया हुआ है. सो बेसिकली बट विद द हेल्प ऑफ अ कोवर्कर हु ज्वाइंड हर फ्रॉम द 9th डे. सो इसका मतलब उसके साथ जो कोवर्कर है वो भी 12 डेज काम कर रही है, और वो 12 डेज में कितना काम कर रही है? 20. द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर कोवर्कर टू कंप्लीट द टास्क. सो 20 काम करने में 12 दिन लग रहा है, तो 40 काम करने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज गोइंग टू बी 24 डेज. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 24 डेज. आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की कोई भी जरूरत नहीं है. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द एक्स वाई प्लेन लेट ए बी -2, 0, b is 2, 0. Define the set S as the collection of all points on the circle x square plus y square equal to 4 such that area of triangle is an integer. Okay. So पहला काम क्या करेंगे? पहला काम हम करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे. x square plus y square equal to 4. It means we are talking about a circle that has
रेडियस एज 2 एंड ओरिजिन एज द सेंटर। तो ये अपना सर्कल है, ये पॉइंट हो गया अपना 2,0, ये पॉइंट अपना हो गया -2,0, ठीक है। और ये पॉइंट अपना हो जाएगा 0,2 और ये पॉइंट अपना हो जाएगा 0,-2, ठीक है। अब यहाँ पे बोल क्या कि ए इतना है, बी इतना है, मतलब दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बी एंड द ट्रायंगल इज एबीसी। अब सी के बारे में पता नहीं है, सी कहाँ है, सी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और एरिया जो है, सो बेसिकली ये लेंथ तो 4 हो गई, सो सी कहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द एरिया? सो अगर मैं बोलूं ये है, तो एरिया क्या होगा? एरिया इज गोइंग टू बी हाफ into base is what? 4 into height is h, so area of this is going to be 2h, ठीक है। now I need area as integer, so 2h अगर integer है, इसका मतलब h जो होना चाहिए वो integer by 2 होगा, तो भी चलेगा। तो अगर, और यहाँ पे h की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? h की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो है 2, तो h की एक वैल्यू हो सकती है 1/2, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है 1/2। अगर ये 1/2 है तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। सो एट 1/2 आई एम गोइंग टू गेट 4 पॉइंट्स एट हाइट ऑफ 1। अगर हाइट 1 है, लेट्स से यहाँ पे, तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। हाइट 1 पे भी अपन को 4 पॉइंट मिलेंगे। हाइट अगर 3/2 है तो भी एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, तो भी 4 पॉइंट मिलेंगे। और अगर हाइट 2 है तो कितने पॉइंट मिलेंगे? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो पॉसिबल होंगे दैट इज गोइंग टू बी 4 + 4 + 4 + 2 and that is going to be 16. So number of points in the data set is going to be 16 and that's the answer. तो बेसिकली जब भी हम सर्कल जैसी चीजों की बात करते हैं या मॉड जैसी चीजों की बात करते हैं, सो हमारे दिमाग में एक जनरल थॉट होता है कि हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं या नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो सकता है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो सकता है। तो हमें वो सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वन। Vinita drives a car that has 4 gears. ठीक है। The speed of a car in the 4th gear is 5 times is the speed of first gear. ठीक है। So अगर फर्स्ट गियर की स्पीड उसकी a है तो 4th गियर की स्पीड उसकी 5a है। Car takes twice the time to travel at a certain distance at second gear as compared to third gear. तो अगर सेकेंड टाइम का रेशियो 1:2 है, तो स्पीड का रेशियो 2:1 होगा। तो अगर सेकेंड गियर पे स्पीड b है सो थर्ड गियर पे स्पीड 2b होगी, ठीक है। इन 100 किलोमीटर जर्नी इफ विनीता ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन ऑल इन ईच गियर, मतलब सारे उससे 25 चल रही है, तो a की स्पीड से 25 चल रही है, 4a की 5a की स्पीड से भी 25 चल रही है, b की स्पीड से 25 चल रही है और 2b की स्पीड से भी 25 चल रही है। और टोटल टाइम ये अपना स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो भी आ रहा है ये टाइम्स का समेशन है एंड दैट इज गोइंग टू बी 585। मिनट में है तो मिनट में ही रहने देते हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर वो फर्स्ट जर्नी को 4 से करे, सेकेंड गियर पे को 4 किलोमीटर चले, थर्ड गियर से 32 किलोमीटर चले और फोर्थ गियर से 60 चले। सो 4/a प्लस 4/b प्लस 32/a, sorry 32/2b एंड 60/5a, ये वैल्यू हमसे पूछिए निकालने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको और इसको ऐड करता हूँ। सो ये कट गया, ये हो गया 5, सो दिस इज गोइंग टू बी 30/a, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी 12.5, सो आई एम गोइंग टू गेट व्हाट 37.5/b एंड दैट इज इक्वल टू 580, ठीक है। Now I see this number. So now what I'm going to do to avoid any confusion, I'm just going to add this कि हमको चाहिए क्या।
I am going to get 16 upon A plus this is going to be 16 20 upon B. ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 16 और 20 का जो रेशियो है वो 4:5 का है और यहाँ पे हमें देखना है क्या वो सेम रेशियो है। सो अगर मैं इसको किससे काट दूं, इसको मैं काट सकता हूँ 7.5 से भी काट सकता हूँ, 15 से भी काट सकता हूँ। 15 को इससे काट देते हैं, तो अगर 15 से काटेंगे तो 4:5 का रेशियो निकालने के लिए हमको काटना पड़ेगा 7.5 से। कोई बात नहीं, 15 से काट देते हैं। सो आई एम गोइंग टू गेट दिस एज 2 अपॉन ए प्लस 2.5 अपॉन बी। और अगर 15 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 15 4 जा 15 9 जा। ठीक है, सो सॉरी 15 3 जा 15 9 जा 39 आ गया। तो अब मैं अगर इसको 2 से, मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाई 8 डायरेक्टली, सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू गेट 16 अपॉन ए प्लस 20 अपॉन बी, and that is equal to 8 9s are 72, carry over 7, 8 3s are 24 plus 7 31. So total time taken is going to be 312 minutes, and that's going to be the answer of this question. So this is how we can get the answer. So एक बात ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात हो रही है और यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, सो बेसिकली इक्वेशन अपनी सेम बनेगी, इक्वेशन अपनी सेम बनेगी, अदरवाइज आंसर आना पॉसिबल ही नहीं होगा। सो बेसिकली whenever we talk about linear equations in such kind of questions, a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. सो जब यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन है तो जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज ऑलवेज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये इस रेशियो से हम क्वेश्चन का आंसर हमेशा निकाल सकते हैं। सो जब भी अपने पास एक इक्वेशन दो वेरिएबल है और दूसरे क्वेश्चन में भी सेम दो वेरिएबल है, सो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इनके बीच में कोरिलेशन होता है, सो दैट वी कैन फिगर आउट द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्शन है जिसमें केवल दो कैंडिडेट हैं, 15% of the voters did not turn up to vote, ठीक है, and 50 voters cast invalid votes, ठीक है। अब यहाँ पे 200 एक्चुअल नंबर गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम कर लूंगा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 100x। आउट ऑफ 100x 15x लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब कितने लोगों ने वोट दिया, 85 लोगों ने वोट दिया और 15x लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। 50 लोगों ने जो वोट दिए वो इनवैलिड दिए, तो 85 में 50 लोगों के वोट इनवैलिड है और 85x माइनस 40 लोगों के वोट वैलिड है। It is known that 44% of all the voters in the voting list, मतलब टोटल 100x का 44%, मतलब विनर को मिले 44x, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, दैट इज दिस माइनस दिस, दैट इज गोइंग टू बी 41x minus 40. Now in that case, what is the winning margin? That is going to be this minus this, winner के candidate, winner के votes minus loser के vote. So that is going to be 3x plus 40. ठीक है। Now question is talking about what is the total number of voters. So I would say that is equal to 200. ठीक है। Sorry, यहाँ पे again I made a mistake. It's not 40, it's 50. So 50 आ रहा है. So that is going to be 50. So I can say 3x is equal to 150. So x comes out to be what? X comes out to be 50. So 100x comes out to be what? 50 into 100. That is going to be 5,000. So total number of voters are going to be 5,000. So answer यहाँ पे जो आएगा that is going to be 5,000. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। The product of the roots of this equation क्या होगा? चलिए, so यहाँ पे एक फॉर्मूला है बेसिक का, log a b m that is equal to m log base a b, and second is log a and that is equal to 1. So these formula I am going to use in this. So I am going to take this power in the front.
So I am going to get log base 2x whole square log 2 base 2 minus 5 log base 2x plus 6 and that's equal to 0. ठीक है, ये तो अपना 1 हो गया. log base 2x को हम क्या बोल लेते हैं, that is equal to let's say a. ठीक है, so this becomes a square minus 5a plus 6 and that is equal to 0. a minus 2 into a minus 3 and that's equal to 0. ठीक है, सो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है. इसका मतलब log base 2x can be either 2 or 3. So x can be either 2 square or 2 power 3. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात हो रही है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो गया 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 3 मतलब 2 पावर 5. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट्स गोइंग टू बी 32. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 32. सो दिस इज हाउ लॉग के क्वेश्चंस जनरली बहुत स्टैंडर्ड से होते हैं. सो इफ यू यूज द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला एंड use the formula in every question, you are going to get it. Now the next one, consider an 8 by 8 chessboard. ठीक है, सो 8 by 8 का चेसबोर्ड है. अगर आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपने चेसबोर्ड के क्वेश्चन पहले किए देन इट्स वेल एंड गुड. अगर आपने पहले नहीं किए then I don't think in the exam these kind of questions are doable. यहां से शुरू करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, हाफ और हाफ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, उसके बाद एक यहाँ पे. सो 8 by 8 का चेस बोर्ड बन. ठीक है, अब मुझे इस हिसाब से अरेंजमेंट बनाना है कि कोई भी सेम रो सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए. मैं कोई भी एक पिक कर लेता हूँ, मैं ये वाला उठा लेता हूँ. अगर मैं यहाँ पे, यहाँ 8 में से किसी भी प्लेस में डाल सकता हूँ. ठीक है, इनमें से कहीं भी डाल दिया मैंने. ठीक है, सो पहले वाले के लिए 8 ऑप्शन है. अब मैं दूसरे वाले को यहां डाल रहा हूं, तो दूसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन है, 7 में से कहीं भी हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ में 7 में से कहीं भी हो सकता है. तो दूसरे वाले के लिए 7 ऑप्शन. लेट्स से दूसरा वाला यहाँ डाल दिया, तो तीसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन बचे, 6. लेट्स से तीसरा वाला यहाँ डाल दिया, चौथे वाले के लिए कितने ऑप्शन बचे, ये 5 ऑप्शन. तो चौथा वाला यहाँ आ गया. अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन बचे, 4. उसके अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 3. उसके अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 2. उसके बाद 1. So what is the total number of ways you can place a rook, 8 rooks, so that no 2 rooks are in same row and same column? That is 8 into 7 into 6 into 5 into 4, 4 into 3 into 2 into 1. That is going to be option D, 8 factorial. So, और ये सारी चीजें जो डिटरमाइन होंगी ये हमेशा पहले रुक की पोजीशन से होंगी. So you can directly go by column wise or you can go by row wise. Answer will not change. It is going to be same. The difference between compound interest and simple interest for certain amount of money invested in 3 years at annual interest of 10% is 527. ठीक है, ठीक है. अब अमाउंट इन्वेस्टेड पूछा है तो क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड पूछा है तो क्या करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 10% का इंटरेस्ट है और 3 साल का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है. सो लेट्स से P 1.1 क्यूब, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हर साल 10% मिल रहा होगा, 3 साल में 30% मिला होगा. सो 1.3 P. जो डिफरेंस आएगा वो 1.331 P आएगा माइनस 1.3 P आएगा. So that the difference comes out to be 0.031 P. और ये जो अमाउंट है ये कितना है, 527. ठीक है, मैं इस चीज पे तो क्लियर हूं कि ये अमाउंट 1 लाख से छोटा होगा. 1 लाख से छोटा क्यों होगा, क्योंकि 1 लाख का ये जो होगा ये 3000 के आसपास बनेगा.
1 लाख इंटू दिस नंबर इज गोइंग टू बी 3,000 कुछ, तो 1 लाख से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं 3 जीरो काट दूं तो बेसिकली मेरा जो नंबर बनेगा वो 31 इंटू 15 होगा या 31 इंटू 17 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 7 है, तो इसका मतलब 15 होने का स्कोप नहीं है। द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। 1 लाख से बड़ा अगर तुम 0.031 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू इज गोइंग टू बी 3000 समथिंग, इट इज गोइंग टू बी मच हायर देन 500। सो बेसिकली ये दो ऑप्शन तो मैं सीधे ही एलिमिनेट कर सकता हूं विदाउट डूइंग एनीथिंग। नाउ लेट्स look at the next question. The probability that randomly chosen positive divisor of 10 power 2023 is a integer multiple of 10 power 2021. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि 10 पावर 2023 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी 2 पावर 2023 into 5 पावर 2023। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो 202324 इंटू 2024 होंगे। ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर की पावर से एक ज्यादा और प्राइम नंबर की पावर से एक ज्यादा होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होने चाहिए दैट इज गोइंग टू बी 2024 स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में 2024 स्क्वायर है? ये ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। बट एनी हाउ लेट्स कैलकुलेट। अब मुझे वो फैक्टर्स निकालने हैं जो इसके मल्टीपल हैं। इसके मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे? ओरिजिनल नंबर को 10 पावर 2001 से डिवाइड कर देंगे, देन इट बिकम्स 10 पावर 22। अब हम क्या करेंगे? 10 पावर 22 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 2 पावर 22 इंटू 5 पावर 22। सो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? पावर से एक ज्यादा, दैट इज 23। इसके फैक्टर क्या होंगे? पावर से एक ज्यादा, मतलब 23। So 23 square divided by 2024 का होल स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। सो जब अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि 120 के कितने फैक्टर हैं जो 20 के मल्टीपल हैं, तो 120 को आप 20 से डिवाइड करो, बचा क्या? 6। 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ले लो, दैट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 3 6। 4 फैक्टर होंगे, तो 120 के 4 ऐसे फैक्टर हैं जो 20 के मल्टीपल होंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। नाउ द नेक्स्ट वन, the minimum number of times a fair coin must be tossed so that the probability of getting at least one head is 0.8। ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं तो दो ही केस बनेंगे। एक तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी जब एक भी हेड नहीं आएगा, दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट वन हेड आएगा, और इसके अलावा और कोई केस होना पॉसिबल नहीं है। एंड द समेशन ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन। ठीक है, अगर मैं एक ही बार टॉस कर रहा हूं तो कोई हेड नहीं आएगा। सो बेसिकली एट लीस्ट वन हेड इज गोइंग टू बी 0.8, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड शुड बी लेस देन 0.2। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर एक हेड है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि सॉरी तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी के हेड नहीं आएगा, दैट इज 1/2। दो टॉसेस हैं तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 0.25। तीन टॉसेस हैं तो हेड नहीं आया, हेड नहीं आया, हेड नहीं आया, दैट इज 1.2 सॉरी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 दैट इज गोइंग टू बी 0.125। Is it less than 0.2? Yes. Did I get my answer? Yes. So my answer of this question is going to be option B, that is 3. So अगर एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी 0.8 से ज्यादा चाहिए, मतलब नो हेड की प्रोबेबिलिटी 0.2 से कम चाहिए। सो वी आर नॉट एक्चुअली कैलकुलेटिंग दिस क्वेश्चन, वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग दिस क्वेश्चन। तो अगर नो हेड की प्रोबेबिलिटी 0.2 से कम हो गई तो एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 0.8 हेड से 0.8 से ज्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चेस टूर्नामेंट है जहां पे 5 कंटेस्टेंट हैं। हर प्लेयर के अगेंस्ट एक बार खेल रहा है और कहीं ड्रॉ नहीं हो रहा।
और winner gets 1 point, loser gets 0 point. Which of the following sequences cannot represent the score of 5 players? ठीक है. So 5 players A, B, C, D, E हैं. सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? सो अगर 5 कंटेस्टेंट हैं और हर बंदे के अगेंस्ट खेल रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर गोइंग टू बी 5C2, दैट इज गोइंग टू बी 5 into 4 divided by 2. टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर गोइंग टू बी 10. सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स भी कितने होंगे? 10, क्योंकि हर मैच में एक विन है एक लॉस है, तो विन का एक लॉस का 0. सो एक मैच में एक पॉइंट जा रहा है, तो 10 मैचेस में 10 पॉइंट जाएंगे, तो टोटल पॉइंट्स का समीशन 10 होना चाहिए. 4 + 4 + 1 + 1 10. समेशन 10, समेशन 10, समेशन 10. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट? ठीक है. ए के अगर 4 पॉइंट है, इसका मतलब ए बी से जीत गया, बी सी से जीत गया, ए डी से जीत गया, ए ई से जीत गया. फेयर पॉइंट. फर्स्ट ऑप्शन भी है. बी के 4 पॉइंट है. अगर बी, अब ए अपने सारे मैचेस जीत चुका है. बी के अगर 4 पॉइंट है, इसका मतलब बी भी सारे मैचेस जीत चुका है. ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ए के 4 पॉइंट है, तो ये बताता है कि ए बी से जीता है. बी के 4 पॉइंट है, मतलब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बी ए से जीता है. तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जो केस होगा ये पॉसिबल केस नहीं होगा. एंड हियर आवर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. चलिए. A rabbit is sitting at a base of a staircase which has 10 steps. ठीक है. It proceeds to the top of the staircase by climbing either 1 step or 2 steps at a time. और कितने तरीके से ये ऊपर चढ़ सकता है? ठीक है. अगर एक ही स्टेप होता तो कितने तरीके होते? एक तरीका होता, एक स्टेप लिए चढ़ गए. अगर 2 स्टेप्स होते तो कितने तरीके होते? तो एक तरीका होता कि 1 + 1, एक होता 2 के 2 एक साथ चढ़ गए. सो टोटल 2 वेज होते. अगर 3 स्टेप होते तो कितने तरीके होते? 1 + 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1. अगर 3 स्टेप होते तो 3 तरीके होते. अगर 4 स्टेप्स होते तो कितने तरीके होते? 1 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 2, 1 + 2 + 1, 2 + 1 + 1 एंड 2 + 2. मतलब 5 तरीके होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कोई पैटर्न तो बन रहा होगा. अब एक बार 5 का देख लेते हैं. 5 में क्या बन रहा है? 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 2, 1 + 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 + 1, 2 + 2 + 1, 2 + 1 + 2 and 1 + 2 + 2. टोटल 8 वेज. ठीक है. अब इससे मेरा आंसर आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्योंकि 3 के जो तरीके हैं वो 1 + 2, दैट इज ये. 4 स्टेप के जो हैं दैट इज 2 + 3. 5 स्टेप के जो तरीके हैं दैट इज 3 + 5. सो हर जो नंबर है, जो नंबर ऑफ वेज है, वो प्रीवियस 2 स्टेप्स के समेशन के बराबर है. तो इसका मतलब अगर 6 होगा दैट इज गोइंग टू बी 5 + 8. सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी 13. अगर 7 स्टेप्स होते तो 6 स्टेप्स प्लस 5 स्टेप्स का समीशन दैट इज गोइंग टू बी 21. अगर 8 स्टेप्स होते तो 13 + 21 एंड दैट इज गोइंग टू बी 34. 9 स्टेप्स होते तो 21 + 34 दैट इज गोइंग टू बी 55. 10 स्टेप्स होते सो इट वुड हैव बीन 89. So answer of this question is going to be option A, that is 89. And I would say this is a question of pattern finding, not the PNC specifically. And with this, let's conclude today's session. Thank you.